अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर हो गया हमारा। इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हीट और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज क्या हैं। हीट हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, हम अपनी कॉमन लाइफ में हीट का अंदाज़ा लगाते हैं विद द क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर। ये हमारी बेसिक बात है। उसके बाद मैंने एंड इस बात पर किया था कि अभी हम हीट का फार्मूला स्टार्ट नहीं किया था, हीट का फार्मूला हमारे आज के लेक्चर में है एंड प्रोबेबली हम इसी टॉपिक में शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड प्लस द फार्मूला ऑफ हीट। हीट का इफेक्ट क्या है, हम इसको ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने शो कर दिया हीट को, मतलब अगर मैं किसी बॉडी को हीट अप कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी ग्राफ लाइन आगे जाएगी इसका मतलब है इस बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज हो रही है। जब मैं किसी बॉडी को गर्म कर रहा हूँ या ग्राफ लाइन आगे की तरफ जा रही है, ये शो करती है कि बॉडी को हीट दी जा रही है, बॉडी का हीट बढ़ रही है, बॉडी को हीट अप किया जा रहा है। और अगर ये ग्राफ लाइन में बैकवर्ड पीछे की तरफ लेकर के आता हूँ तो ये शो करता है कि बॉडी को कूल डाउन किया जा रहा है, बॉडी की हीट कम होती चली जा रही है, बॉडी हीट एमिट कर रहा है। वर्टिकल लाइन के ऊपर मैंने शो कर दिया टेम्परेचर। ग्राफ लाइन के ऊपर जाने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ शो हो रहा है और ग्राफ लाइन के नीचे आने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज होता शो हो रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, कंसिडर करता हूं कि एक सॉलिड बॉडी है और उस सॉलिड बॉडी को मैंने हीट करना शुरू किया, हीट अप करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया, बॉडी को हमने हीट देना शुरू की। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लें, कोई पानी या भी कोई ऐसा लिक्विड ले लें और उसको अगर आप हीट करना शुरू करेंगे तो पहले उसका टेम्परेचर होगा कम। जैसे जैसे आप उस बॉडी को हीट अप करते जाओगे, गर्म करते जाओगे, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ लाइन का आगे जाना ये शो करता है कि मैं बॉडी को हीट देता जा रहा हूं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड इट्स अ लीनियर रिलेशन, जितने रेशो के साथ बॉडी के अंदर हीट बढ़ती चली जाएगी उसी रेशो के साथ बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। एक होता है लीनियर रिलेशन के सेम रेशो के साथ, एक होता है नॉन लीनियर रिलेशन। तो इनका जो आपस में रिलेशन है ये लीनियर है, जिस रेशो के साथ हीट बढ़ती जा रही है उसी रेशो के साथ बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ रहा है। इट्स ओके। एक बात और, जरूरी तो नहीं है लेकिन ये जो लाइन का इंक्लिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइन का इंक्लिनेशन अगर नीचे आए इसका मतलब ये है कि इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, हीट जज्ब करने की सलाहियत ज्यादा है। आप इसको ज्यादा हीट दे रहे हैं लेकिन ये बहुत तेजी के साथ गर्म नहीं हो रहा, ये हीट को अपने अंदर जज्ब ज्यादा करता है। और इस लाइन का इंक्लिनेशन ऊपर आने का मतलब ये होता है कि इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम है, इसकी हीट को जज्ब करने की सलाहियत कम है। आप थोड़ी सी हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल हम इस इंक्लिनेशन की बहस में नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉमन ऑब्जर्वेशन में जाते हैं कि जैसे जैसे मैं बॉडी को हीट देता जा रहा हूं, बॉडी में हीट बढ़ रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप हीट देते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टिल देयर कम्स अ पॉइंट, एक लिमिट, एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये ग्राफ पैरेलल टू हीट एक्सिस जाता जाएगा। यानी अब क्या हो रहा है कि मैं इस बॉडी को हीट तो दे रहा हूं, मैं इस बॉडी को हीट तो दे रहा हूं लेकिन इसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आता है सॉलिड बॉडी का। मैं इसको हीट दे रहा हूं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं बॉडी को हीट तो दे रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब ये कर्व लाइन बजाय ग्राफ लाइन स्ट्रेट ऊपर जाने के ये स्ट्रेट हो जाती है, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं आ रही, यानी टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। सिर्फ हम हीट दे रहे हैं और बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। उसके बाद दोबारा एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी अब आप मजीद हीट देते हैं और दोबारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम हीट दिए जा रहे हैं, दोबारा टेम्परेचर। तो ये जो इंटरफेज, ये जो दरमियान वाला फेज है, ये कौन सा था? ये था सॉलिड बॉडी और इस दौरान इसमें क्या हो रही थी? हीटिंग हो रही थी। ये बॉडी हीट हो रहा था, ये बॉडी गर्म हो रहा था, इस बॉडी में हीटिंग हो रही थी। ओके, ठीक है, हीटिंग हो रही थी।
ये वाला जो दरमियान का फेज है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये इसका मेल्टिंग फेज कहलाता है। मेल्टिंग फेज के दर मतलब ये है कि यहाँ ये सॉलिड से कन्वर्ट होता चला जा रहा है लिक्विड में। जब बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर, यहाँ इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, सॉलिड था सॉलिड ही है, यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने के दरमियान इसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर का नाम रखा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड, हीटिंग के दौरान सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या हो रहा होता है, उस टेम्परेचर का नाम है मेल्टिंग पॉइंट। टिल दैट ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये इंटरफेस स्टेट है, यहाँ सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा, सॉलिड का कुछ हिस्सा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब दोबारा आप इसको हीटअप करेंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाएगा। दोबारा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इस बॉडी को हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। अब दोबारा क्या होगा, आप हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, यहां ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा गया था मेल्टिंग। अब ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड था, ये दोबारा हीटिंग हो रही थी, हीटिंग से मुराद हम इसको गर्म कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जब इस स्टेज पर मैं आता हूं, मैं हीट देता हूं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है ये दोबारा अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। लेकिन अब इस प्रोसेस का नाम रखा जाएगा बॉइलिंग। आप इसे वेपराइजेशन भी कह सकते हैं, एवापोरेशन नहीं कहेंगे। वेपराइजेशन और एवापोरेशन दो डिफरेंट चीजें हैं, आप इसे वेपराइजेशन कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेट आती है जब लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गैस में, और इस दौरान दोबारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बॉडी का टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। अब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस पॉइंट तक कांस्टेंट रहा, आइडिया तो हो चुका होगा। ये दोबारा वो पॉइंट आ जाता है जब यहां लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था और अब क्या हुआ, ये मुकम्मल तौर पर गैस में कन्वर्ट हो गया। इस दौरान भी क्या रहेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और इस वक्त जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर का नाम रखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एक हुआ मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा हुआ बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है वो बॉइलिंग पॉइंट है। ये तो है इफेक्ट ऑफ हीटिंग। मतलब मैं इन शॉर्ट एक जुमले में बात करूं, किसी बॉडी को आप हीटअप करेंगे तो दो में से एक काम होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी। दोनों काम एट अ टाइम एक साथ नहीं हो सकते फॉर एनी प्योर सब्सटेंस। किसी भी खालिद सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप बॉडी को हीटअप करेंगे, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, इस दौरान उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर उसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ना या चेंज होना रुक जाता है। दो सूरतों में होता है, मेल्टिंग की सूरत में और बॉइलिंग की सूरत में। मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग के दरमियान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब आते हैं हीट के फार्मूले। ये जो इंक्लाइनिंग, एलिवेटिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग लाइंस हैं, 1 2 3, इन तीनों सूरतों में बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ है। यानी हीटिंग के अमल के दौरान अगर आप आगे लेकर जाते, अगर आप वापस पीछे की तरफ लाएंगे, ये कूलिंग कहलाता है। हम इसे हीटिंग के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन तीनों सूरतों में, यानी आप सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। पहला फार्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और दूसरा फार्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इट्स अप टू योर चॉइस। और कह सकते हैं कि किसी न्यूमेरिकल में, किसी कंडीशन में गिवन डेटा के ऊपर है, अगर आपको मास दिया जाए और स्पेसिफिक हीट दी जाए तो हीट मालूम करने का फार्मूला होगा MC डेल्टा T।
अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएं और मोलर स्पेसिफिक हीट दी जाए, तो अब हीट मालूम करने का फार्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T है। और ये कब यूज होता है? किसी सॉलिड का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, या लिक्विड का हो रहा हो, या गैस का हो रहा हो, इन तीन में से कोई भी कंडीशन आ जाए, टेम्परेचर चेंज होना शर्त है, आप हीट के ये दो फार्मूले यूज कर सकते। इन केस इससे हटकर अगर मेल्टिंग का अमल हो रहा है, इस दौरान बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा T की वैल्यू क्या है? 0। अब अगर मैं डेल्टा T 0 रखूं, तो इस फार्मूले में डेल्टा T 0 पुट करने का मतलब डेल्टा Q क्या आ जाएगा? 0। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा, डेल्टा Q 0 होने का मतलब हम हीट नहीं दे रहे, हालांकि मैं यहाँ क्लियरली कह रहा हूं कि हम हीट दे रहे हैं। मसला यह है कि वो चेंज ऑफ टेम्परेचर की सूरत में हमें नजर नहीं आती, इसलिए यहां पर डेल्टा Q का इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज नहीं होता। यहां फार्मूला यूज किया जाता है डेल्टा Q इज इक्वल टू MLF। L के साथ सबस्क्रिप्ट में F है। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज करने से, पिघलाने के अमल को कहा जाता है लेटेंट हीट। उर्दू में से कहा जाता है मख्फी हरारत है, थोड़ा मुश्किल है, आसान अल्फाज में बताता हूँ, छुपी हुई। मख्फी कहते हैं छुपी हुई, वो वाली हीट जो बॉडी में छुप गई। क्यों छुपी हुई कह रहे हो? क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा। हमारी कॉमन लाइफ में हमें हीट कब फील होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो हीट बॉडी के अंदर छुप रही है। इनफैक्ट छुपती कैसे है? असल में ये वो हीट होती है जो बॉडी के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही होती है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करके उनको आजाद करती है, ताकि बॉडी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो। और अगर आप लिक्विड को करते हैं, तो वो लिक्विड से मजीद आजाद होने के बाद गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो जब मेल्टिंग का अमल हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बॉडी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस वक्त फार्मूला यूज होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू MLF, जिसमें LF से मुराद ली जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बॉइलिंग का प्रोसेस। जब बॉइलिंग के प्रोसेस में कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब चूंकि उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो हम हीट का फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू MLV। M से मुराद बॉडी का मास, L लेटेंट हीट, लेकिन कौन सी वाली लेटेंट हीट? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बॉइलिंग का दूसरा नाम है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो बाय हीटिंग, लिक्विड को गर्म करके गैस में कन्वर्ट किया जाए, इस दौरान बॉइलिंग के अमल के दौरान बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उसका फार्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू MLV। ये हैं हीट के फार्मूले, 4 फार्मूले जिनको हम यूज करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इन चारों फार्मूले में एक एक कांस्टेंट वैल्यू यूज होती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक, अगर तो सिर्फ एग्जाम्स देने हैं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं कि पूरी हीट की बेसिक्स क्या है और इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो इसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक इन्हीं फार्मूलों की एक्सप्लेनेशन से मुतालिक, यानी इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं। ये कांस्टेंट टर्म्स कहां से निकलना शुरू हुई, कैसे बनाते हैं, इनका मकसद क्या, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या चीज देती है, इन तमाम चीजों के बारे में है। ग्राफ को देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर चुके हैं? आई थिंक एनफ टाइम। अब जरा हम आगे चलते हैं, तो अब इन्हीं फार्मूलों की वजाहत पर चलते हैं। तो अब इनकी वजाहत, टॉपिक है, टॉपिक से पहले एक छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मैं
चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मैं एक हीटिंग का बंदोबस्त करता हूं जहां एक जैसी हीट हर हिस्से में, किसी बर्तन में किसी जगह पर मैंने हीटिंग का बंदोबस्त किया, वहां मैंने एक आयरन पीस रखा, एक कॉपर पीस रखा, और एक समझ लिए किसी बर्तन में पानी रख लिया, कोई लिक्विड डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको एक जितना गर्म करना शुरू करता हूं। सपोज करता हूं कि गर्म करने से पहले इन सब का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और देन मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने इनको 15 से 20 मिनट तक इक्वली एक जैसी रफ्तार से एक बराबर हीट एनर्जी दी, एक बराबर गर्म किया, और गर्म करने के बाद अब मैं टेम्परेचर फील करता हूं। लेट्स सपोज, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन मैं सपोज करता हूं कि मैंने सबको इक्वल हीट दी। इक्वल हीट देने के बाद मुझे पता चला कॉपर का टेम्परेचर राइज कर गया था 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जितनी हीट मैंने दी थी इसको, उतनी ही हीट मैंने आयरन को दी, लेकिन पता ये चला कि आयरन का टेम्परेचर इसके मुकाबले में अ लिटिल बिट लो था, थोड़ा सा कम था। सो लेट मी अज्यूम कि वो आ गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या चलें थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको 33 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये ज्यादा राइज कर रहा है, ये कम राइज कर रहा है। और फिर उसके बाद वाटर का टेम्परेचर देखा, दैट वाज गिवन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बात हो रही है? जब मैं मिकदार एक जितनी ले रहा हूं, सपोज कर रहा हूं मैंने हर एक का 2 kg मास कंसिडर किया था, मैंने एक जैसे बॉडी रखे, उनको एक जितनी हीट दी, उसके बावजूद टेम्परेचर सबका एक जैसा चेंज नहीं होता, कोई बॉडी ज्यादा गर्म हो जाता है, कोई बॉडी कम गर्म होता है। ऐसा क्यों? द रीजन वाज, यहां मैंने ग्राफ के दौरान बताया था, हर बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं उनकी सलाहियत ज्यादा होती है, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, फौरन टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ बॉडीज ऐसे होते हैं हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन टेम्परेचर उतना तेजी से नहीं बढ़ता। हमें इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है बाय सम क्वांटिटी। तो अब इस लिहाज से इस मसले की वजाहत करता हूं, वो कौन सी चीजें जिससे हमें आइडिया होगा, पता चलेगा। द थिंग इज कॉल्ड, द क्वांटिटी इज कॉल्ड थर्मल और हीट कैपेसिटी। थर्मल या हीट कैपेसिटी क्या चीज है? इन सिंपल वर्ड, ये क्वांटिटी हमें बताती है कि कौन सा बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। डिफाइन करना चाहूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट दैट rises the temperature of a substance, you can say body, by 1 degree centigrade or 1 Kelvin। वो अमाउंट ऑफ हीट, वो हरारत की मिकदार, वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो बॉडी को दी जाए, किस काम के लिए दी जाए, उसके टेम्परेचर में से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज, यानी टेम्परेचर में चेंज लाना है, लेकिन कितना लाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। इस चेंज को लाने के लिए हमें जो हीट देनी पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है थर्मल कैपेसिटी, और वी कैन से हीट कैपेसिटी। और टीसी से शो किया जाता है, बाजू का एचसी से शो किया जाता है। फार्मूला है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के बारे में बता दूं, अमाउंट ऑफ हीट, हरारत की मिकदार। हम इसे कभी भी क्यू नहीं लिखते, आप जितने फार्मूले देख लें उनमें जब भी हीट की बात आती है, हीट को क्यू नहीं लिखा जाता बल्कि डेल्टा क्यू लिखा जाता। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये इस क्वांटिटी का फार्मूला है। अगर मैं इसका यूनिट बनाना चाहूं, सिंपल, क्वाइट सिंपल, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, इसका यूनिट है जूल। अपॉन में क्या आ रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन। लेकिन एक बात मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका, जहां चेंज ऑफ टेम्परेचर आता है वहां आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड के यूनिट में भी एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं, केल्विन के यूनिट में भी एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं। सो वी यूज जूल पर केल्विन, या हम कह सकते हैं जूल पर सेंटीग्रेड। दोनों यूनिट्स इक्विवेलेंट है, आप ये लिख दें, ये लिख दें, डजंट मैटर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट, किसके बारे में? अबाउट थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन
कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस टाइप का है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, उनको गर्म करने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ती है। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं, वो आसानी से हीट अप हो जाते हैं, उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती। एंड नंबर 2, मास ऑफ सब्सटेंस। इफ यू इंक्रीज द मास ऑफ सब्सटेंस, आपने 1 kg वाटर को गर्म करना है, आपको कम हीट देनी पड़ेगी। आप 2 kg वाटर को हीट अप करेंगे, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। 3 kg को करोगे और ज्यादा देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा बॉडी का मास, साइज डजंट मैटर, मतलब आपने खाली साइज बढ़ाया, इट नेवर मैटर, मेन चीज क्या है? मास। वो जगह कितनी घेर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना मास रखता है, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना, ये मैटर करता है। थर्मल कैपेसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कौन सा सिलेक्ट किया है, कौन सा यूज कर रहे हो, दूसरी चीज मास ऑफ सब्सटेंस कितना है, सब्सटेंस का मास कितना। ज्यादा करोगे थर्मल कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम करोगे तो थर्मल कैपेसिटी कम हो जाएगी। दैट्स एनफ। इसके बारे में इतना नॉलेज हो, इतना आपको मालूम है, दैट्स एनफ, ये काफी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी। अब क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, थर्मल कैपेसिटी किस चीज पर डिपेंड करता है? मास पर। तो हम बॉडीज को कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने कॉपर लिया 2 kg, आयरन मैंने लिया 1.5 kg। अब मैं कहूं कि ये बॉडी हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा या ये, तो मैं बात ही गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों की मिकदार, दोनों की क्वांटिटी को एक जैसा नहीं रखता। तो ये क्वांटिटी हमें ये जरूर समझा देती है कि बॉडी को गर्म करने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या कम, लेकिन ये दो मटेरियल्स को आपस में कंपेयर करने में इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर और मास दोनों पर डिपेंड। अगर मुझे दो बॉडीज को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा कम करेगा, तो इसमें से मुझे ये वाला फैक्टर हटाना पड़ेगा, यानी मास को मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो अब मास को सेम करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी, इसी से नई क्वांटिटी डिराइव की, और उस नई क्वांटिटी का नाम रखा गया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या करती है? वही चीज जो हीट कैपेसिटी है, लेकिन फर्क क्या है कि स्पेसिफिक हीट में हम मास को कांस्टेंट फिक्स कर देते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होगा। amount of heat that rises the temperature of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin। ये गलत है, ये तो थर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन थी। मैं अभी एक बात बता चुका कि मुझे अब थर्मल कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट में आना है, जिसमें क्या काम किया जा रहा है? मास फिक्स। अब ऐसा तो नहीं किसी का जी चाह वो 2 kg फिक्स कर दे, किसी का जी चाह उसने 5 kg फिक्स कर दिया, किसी का जी चाह उसने 0.5 kg। तो उसमें भी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। क्या बनाया गया? यूनिट मास। तो अगर मैं यूनिट मास ना लिखता, ये हीट कैपेसिटी थी, मैंने यूनिट मास शामिल कर दिया, अब ये हीट कैपेसिटी नहीं है, बल्कि अब इसका नाम रखा जाएगा, अब इसका नाम रखा जाएगा स्पेसिफिक हीट। क्या फर्क है? वो कंप्लीट और ये यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन हम फिजिक्स में जब स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हैं यूनिट मास, इट मींस 1 kg। तो आप इस डेफिनेशन में यूनिट मास के बजाय 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट को नॉर्मली C से शो किया जाता है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। यूनिट बनाना चाहूं, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
लेकिन चूंकि यहाँ डेल्टा टी यूज हो रहा है, इसका दूसरा यूनिट यूज किया जा सकता है, जूल पर किलोग्राम पर सेंटीग्रेड। नोट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब आप बॉडी का मास बढ़ा दें, कम कर दें, थर्मल कैपेसिटी चेंज हो सकती है, हीट कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी नेचुरल कैपेसिटी है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिहाज से बॉडी कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट्स एनफ। अब चूंकि हर जगह सॉलिड और लिक्विड नहीं होते, हम ये टर्म ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। अगर गैसेस की बात आती है तो गैसेस को हम नॉर्मली मास में मेजर ही नहीं करते, गैसेस को ज्यादातर मेजर किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स में, मास से नहीं किया जाता, नंबर ऑफ मोल्स से। तो फिर हम इसी को यूज तो यही होगा, लेकिन इसमें एक मॉडिफिकेशन होगा, इसका नाम रखा जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ गैसेस। और जहां आप यूनिट मास कर रहे थे वो यूनिट मास के बजाय यूनिट मोल हो जाएगा, और अब इसका नाम हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। The amount of heat that rises the temperature of unit mole of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called molar specific heat। हम इसे नॉर्मली C से या CM भी लिखा जाता है, लेकिन हम फिजिक्स में ज्यादातर करते हैं स्पेसिफिक हीट स्मॉल c, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपिटल C, या यूं भी किया जा सकता है। आप दोनों को कैपिटल C अगर लिखेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट में M लिखा जाएगा और स्पेसिफिक हीट में सिर्फ C, ये आपकी चॉइस पर है। मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। यूनिट अगर इसका बनाया जाए तो यूनिट इसका बनेगा जूल पर मोल पर केल्विन और जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेचर वाइज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब आप बॉडी का मास इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, मोलर स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी। इट्स अ मटेरियल कांस्टेंट, नहीं मटेरियल पर डिपेंड करने वाली कांस्टेंट वैल्यू। मटेरियल चेंज करेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चाहे बॉडी की शेप चेंज की जाए, साइज चेंज की जाए, मास चेंज किया जाए, प्रेशर समहाउ हैज इफेक्ट्स। प्रेशर के ऊपर आप बात नहीं करेंगे, प्रेशर की वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर, बेसिक्स ऑफ हीट, हीट का फार्मूला, कब कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, क्या है। स्टिल एक चीज और है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको अभी डिस्कस, लेटेंट हीट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज से स्टार्ट करेंगे कि लेटेंट हीट क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे इसको प्रॉपर्टीज की सब्सटेंसेस इसके ऊपर डिपेंड करती है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।